AB सिंह कॉलेज ऑफ फार्मेसी के ऑनलाइन क्लासेस में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा सब्जेक्ट है वो है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। और ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का इससे पहला वाला जो लेक्चर था उसमें हमने आपको माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है, उसकी संरचना कैसी होती है। और माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एक क्या है, कोशिकांग है, सेल ऑर्गेनेल है। उसी तरीके से एक दूसरा कोशिकांग है जिसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आज का टॉपिक हमारा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हिंदी में इसको कहते हैं अंतःप्रद्रव्यी जालिका। तो देखते हैं इसकी संरचना कैसी होती है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अंतःप्रद्रव्यी जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें एंडोप्लाज्म का अर्थ होता है जीव द्रव्य, साइटोप्लाज्म जिसको कहते हैं। एंडोप्लाज्म का अर्थ होता है जीव द्रव्य, जबकि रेटिकुलम का अर्थ होता है जाल या जालिका, जिसको नेट कहा जाता है इंग्लिश में। तो जाल या जालिका, इस तरीके से जीव द्रव्य का एक जाल जो होता है, जो कोशिका होती है, कोशिका के अंदर जीव द्रव्य जो होता है, साइटोप्लाज्म जो होता है, चिपचिपा तरल पदार्थ, उसके अंदर एक जाल नुमा संरचना पाई जाती है जिसको हम अंतःप्रद्रव्यी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, इसकी सबसे पहले जो खोज की थी वो पोर्टर ने की थी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इसकी खोज सबसे पहले पोर्टर ने की थी सन 1945 में। सबसे पहले इसको पोर्टर ने खोजा था और इसका नाम अंतःप्रद्रव्यी जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी किसने रखा था? पोर्टर ने रखा था। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इसको सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। ठीक है, सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन भी इसको कहते हैं। ये आरबीसी को छोड़कर सभी यूकैरियोटिक सेल में पाई जाती है। जितनी भी यूकैरियोटिक सेल हैं उन सब के अंदर ये मिलेगी, लेकिन हमारे जो रेड ब्लड सेल्स हैं, ठीक है, लाल रक्त कणिकाएँ जो हमारे रक्त के अंदर पाई जाती हैं, उनमें ये नहीं होती है, उनमें ये नहीं मिलती है। ठीक है, बाकी सभी यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर, हमारे बॉडी में जितनी भी सेल्स हैं सभी में ये पाई जाती है अंतःप्रद्रव्यी जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसकी संरचना देख लेते हैं कैसी होती है, स्ट्रक्चर देख लें अगर हम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर संरचना देखें तो इसमें 3 प्रकार के कंपोनेंट पाए जाते हैं। 3 तरह की संरचनाएं से मिलकर ये बनी होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसमें पहला है सिस्टर्नी, दूसरा है वेसाइकिल, तीसरा है टिब्यूल्स। सिस्टर्नी, वेसाइकिल्स और टिब्यूल्स, ये 3 इसकी संरचना में कंपोनेंट यानी घटक जो होते हैं वो पाए जाते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं सिस्टर्नी की। सिस्टर्नी क्या होती हैं? लंबी होती हैं, लॉन्ग होती हैं, चपटी यानी फ्लैट होती हैं, शाखा विहीन यानी अनब्रांच्ड होती हैं, इनमें कोई भी शाखा नहीं निकलती है। ठीक है, इस तरीके से ये लंबी लंबी आपको बना के दिखाते हैं। ये इस तरीके की लंबी लंबी नलिकाकार संरचनाएँ होती हैं, बहुत सारी इस तरह की लंबी लंबी नलिकाकार संरचनाएं होती हैं। इनको क्या कहते हैं? टिब्यूल्स कहते हैं। और ये चपटी होती हैं और इनमें कोई भी शाखा नहीं होती है, ब्रांच नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं ये लंबी चपटी शाखा विहीन यानी अनब्रांच्ड नलिकाकार टिब्यूलर स्ट्रक्चर के रूप में एक दूसरे के पैरेलल लगी रहती हैं, पैरेलली ये अरेंज रहती हैं। इनको सिस्टर्नी कहते हैं। दूसरा है वेसाइकिल्स। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दूसरा जो इसके स्ट्रक्चर में संरचना होती है उसको वेसाइकिल्स कहते हैं। ये सिस्टर्नी से अलग गोल होती हैं। ठीक है, वो चपटी होती हैं, लंबी होती हैं, नलिकाकार होती हैं, लेकिन ये कैसी होती हैं? गोल या अंडाकार होती हैं, राउंड या ओवल शेप में होती हैं। ये थैलीनुमा संरचनाएं होती हैं। इस तरीके से ये गोल गोल अंडाकार होंगी या सर्कुलर होंगी, राउंड शेप में होंगी, गोल होंगी। ठीक है, जिनको वेसाइकिल्स कहते हैं। तीसरा है टिब्यूल्स। ये टिब्यूल्स ये भी पतली नलिकाकार संरचनाएं होती हैं, टिब्यूलर होती हैं, लेकिन ये ब्रांच्ड होती हैं, कुछ इस तरह से होती हैं। आपको बना करके दिखा रहे हैं इस तरीके के। ये देखो यहाँ पर 2 ब्रांच हो गई, एक ये एक ये। इस तरीके से इनमें ब्रांच निकली रहती है, शाखा निकली रहती है। ठीक है, ये ब्रांच होती हैं लेकिन टिब्यूलर होती हैं। ठीक है, नलिकाकार होती हैं। तो इसकी संरचना में ये 3 कंपोनेंट पाए जाते हैं। आगे हम लोग देख लेते हैं। अब है टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर टाइप्स की बात की जाए, प्रकार की बात की जाए, ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पर हमने रेटिकुलम को ER से लिख दिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, शार्ट में इसको ER लिखा जाता है, ठीक है। तो ये दो तरह की होती हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारी, स्मूथ और रफ, ठीक है। स्मूथ और रफ किस आधार पर होती हैं? ये राइबोसोम जो होते हैं अगर प्रेजेंट हैं इसके ऊपर तो ये रफ होगी, खुरदरी होगी, रफ का मतलब खुरदरी, ठीक है। और अगर राइबोसोम के कण नहीं हैं इसके ऊपर तो फिर ये स्मूथ कहलाएगी। तो दोनों प्रकार की जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती हैं उनके बारे में हम लोग यहाँ पर देख लेंगे। पहली है हमारी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इनकी सतह फ्लैट होती है, चपटी होती है, स्मूथ यानी चिकनी होती है, ठीक है। इन पर राइबोसोम के पार्टिकल नहीं पाए जाते हैं, यानी इनके ऊपर राइबोसोम के कण नहीं होते हैं, इसलिए इनकी संरचना जो है वो कैसी होती है? स्मूथ होती है। इस प्रकार की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड सिंथेसिस करने वाली कोशिकाओं यानी सेल्स में पाई जाती हैं। ये ऐसी सेल्स के अंदर पाई जाती हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिनमें क्या होता है? लिपिड का संश्लेषण होता है, लिपिड सिंथेसिस होती है, लिपिड को बनाया जाता है, जैसे कि लीवर सेल्स। नमस्ते सर। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम होती हैं वो ऐसी सेल्स में पाई जाती हैं जिनमें लिपिड का संश्लेषण होता है, लिपिड की सिंथेसिस होती है, जैसे कि लीवर सेल हैं, स्ट्रेटेड मसल सेल्स हैं, रेखित पेशियां जो होती हैं उनमें पाई जाती हैं, और एडिपोस सेल्स जो होती हैं, एडिपोस टिश्यू जो होते हैं जिनमें फैट स्टोरेज होता है, ठीक है। तो ऐसी सेल जिनमें फैट स्टोरेज होता है उनको एडिपोस सेल्स कहते हैं। तो एडिपोस सेल्स के अंदर भी कौन सी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाई जाती हैं। दूसरा जो टाइप है हमारा प्रकार है वो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों ये रफ कहलाती हैं? क्योंकि इनकी सतह पर राइबोसोम के कण पाए जाते हैं, जिसकी वजह से इनकी सतह जो है वो खुरदरी हो जाती है, इसलिए इनको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं ये उन सेल्स में अधिक पाई जाती हैं जिनमें प्रोटीन सिंथेसिस अधिक होती है, ठीक है। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ऐसी सेल्स के अंदर ज़्यादा मिलती हैं जहाँ पर प्रोटीन की सिंथेसिस ज़्यादा होनी है, प्रोटीन ज़्यादा बननी है। क्यों? क्योंकि राइबोसोम जो होते हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस की फैक्ट्री हैं। प्रोटीन कहाँ बनेगी? राइबोसोम के अंदर बनेगी, और ये क्या करती हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती हैं इनके ऊपर राइबोसोम चिपके रहते हैं। तो ये जो हैं ऐसी सेल्स में पाई जाएंगी जहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस ज़्यादा आवश्यकता होगी। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर राइबोसोम के कण होते हैं। अब ये जो है कौन सेल में अधिक, कौन कौन सी सेल्स में ये अधिक मात्रा में पाई जाती हैं? जैसे कि पैंक्रियाटिक सेल, प्लाज्मा सेल, गोवलेट सेल्स, ठीक है। इनके अंदर ये, इन सेल्स के अंदर ये ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको हम संरचना दिखा रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, वो आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की संरचना है, और ये आप देख सकते हैं ये केंद्रक है, न्यूक्लियस है, देख सकते हैं। और केंद्रक की झिल्ली से ही ये बहुत सारी ये नलिकाकार संरचना इस तरीके से ये निकली हुई हैं, ये इस तरीके से ये निकली हुई हैं, आप लोग देख सकते हैं। इसको कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये ऊपर की तरफ ये लिख रखा है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER। तो ये रफ क्यों है? क्योंकि इनके ऊपर राइबोसोम के कण चिपके हुए हैं। आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से राइबोसोम के कण जो हैं इनके ऊपर चिपके हुए हैं, इसलिए ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाती हैं। जबकि यहाँ पर आप लोग अगर देखें तो यहाँ पर राइबोसोम के कण नहीं हैं, तो इसको कहते हैं, यहाँ पर आप लिखा हुआ देख सकते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पर ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाती हैं, SER कहलाती हैं ये, ठीक है। तो ये इस तरीके से इनकी संरचना है और ये संरचना आपको बनानी है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इनके कार्य की, फंक्शंस की। कौन कौन से मुख्य कार्य हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के? तो पहला तो कार्य है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम को चिपकने के लिए सतह प्रदान करती है, ठीक है। अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ना होता तो राइबोसोम किसके ऊपर चिपकते? ठीक है, तो चिपकने के लिए क्या देती है? सरफेस देती है, ये इसका कार्य है। दूसरा है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करती है, मदद करती है, ठीक है। राइबोसोम जब चिपक जाते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, ठीक है, तो उसमें प्रोटीन का संश्लेषण होता है, ठीक है। इसलिए ये प्रोटीन सिंथेसिस में क्या करती हैं? मदद करती हैं। तीसरा इसका कार्य है ये
पूरी सेल्स में फैल कर सेल को मजबूती यानी स्ट्रेंथ प्रदान करती हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक जाल सा पूरी कोशिका में फैला रहता है, पूरी कोशिका के अंदर एक जाल सा फैला रहता है जिससे कोशिका को मजबूती प्रदान होती है। ठीक है, तो ये मजबूती प्रदान करने का भी काम करती है। चौथा जो कार्य है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ग्लाइकोजन सिंथेसिस में सहायक होती हैं। जो ग्लूकोज बनता है ग्लाइकोलिसिस के बाद, तो ये ग्लाइकोजन सिंथेसिस में मदद करती हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके अलावा जो पांचवा कार्य है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती हैं वो ग्लिसरॉल, कोलेस्ट्रॉल आदि जो फैट होते हैं उनकी सिंथेसिस करने में मदद करती हैं। ठीक है, तो स्मूथ जो होती हैं, चिकनी वाली जो होती हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये फैट सिंथेसिस करती हैं, लिपिड सिंथेसिस करती हैं, जैसे कि ग्लिसरॉल है, कोलेस्ट्रॉल है, इनकी सिंथेसिस ये करेंगी। अगला जो कार्य है, ये सेल मेम्ब्रेन के लिए प्रोटीन और लिपिड के संश्लेषण में हेल्प करती हैं। तो सेल मेम्ब्रेन जो होती है बाहर की तरफ, हमने पढ़ाई थी आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, कोशिका कला आपको पढ़ाई थी। तो कोशिका कला किसकी बनी होती है ये भी हमने बताया था, प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। तो वो प्रोटीन जो बनती है और लिपिड जो बनता है वो कहाँ बनता है, इसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास बनता है। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर बनेगा और वहाँ से इसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा कहाँ, कोशिका कला के पास। ठीक है, तो वहाँ पर ले जा कर के जोड़ दिया जाता है। इस तरीके से बाहर जो झिल्ली होती है सेल की, कोशिका कला जो होती है वो लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। और लिपिड और प्रोटीन कहाँ बनते हैं, ये आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनते हैं। अगला जो सातवां इसका कार्य है, ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तरह से सेल्स में काम करती हैं। ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम का काम करती हैं, यानी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती हैं, प्रोटीन या फैट जो भी बनता है वो इसके अंदर पैक होकर के और ट्रांसपोर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट का भी काम कौन करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सेल के अंदर कोई भी चीज़ इधर से उधर जानी है तो वो ट्रांसपोर्ट करते हैं, डीएनए, आरएनए और इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें जो हैं सेल के अंदर वो ट्रांसपोर्ट की जाती हैं। किसके थ्रू की ट्रांसपोर्ट की जाती हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू ट्रांसपोर्ट की जाती हैं। तो इसलिए ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तरह से भी कार्य करती हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो हैं आपकी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, दोनों आप इस संरचना में आप लोग देख सकते हैं और ये स्ट्रक्चर आपको बनाना है। यहाँ पर दोनों प्रकार की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये इधर वाली जो है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। सिर्फ और सिर्फ अंतर इतना है कि यहाँ पर राइबोसोम पाए जाते हैं, चिपके रहते हैं इसकी सतह पर, और यहाँ पर राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं, इसलिए ये स्मूथ यानी चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाती है।